सवाल इंडिया के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। और बड़ा बड़ा सवाल है आज का कि गर्मी से सब लोग हाहाकार कर रहे हैं और ऐसे ही वक्त में बिजली भी अपना रोना रोने बैठ गई है। बिजली को लेकर दरअसल बड़ा सवाल ये है कि कोयले का संकट इतना बड़ा है कि अब राज्यों ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। राज्य अपनी चिट्ठी लिखकर केंद्र के ऊपर डाल रहे हैं। केंद्र ने अपनी तरफ से जो काम कर सकती है वो कर रही है, लेकिन पिछले 2 दिन में जो बिजली का संकट पैदा हुआ है वो बड़ा है। कोयले का संकट अर्थव्यवस्था पर भी ब्रेक की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्रीज से खबर ऐसी है कि वहाँ पर बिजली कटौती की जा रही है। इसका सीधा सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन अर्थव्यवस्था के साथ साथ ये आपके और हमारे जीवन में, हर दिन के जीवन में भी बहुत बुरा असर डालने वाला है, क्योंकि अभी जो आपको आंकड़े में बता रहा हूँ कि किस तरीके से रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की मांग है और किस तरीके की सप्लाई लाइन है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। पिछले 2 दिन में बिजली की कमी में 31% का इजाफा हुआ है। 28 अप्रैल को बिजली सप्लाई 204.6 गीगावाट थी और 28 अप्रैल को बिजली की कमी 10.8 गीगावाट है। 27 अप्रैल को बिजली की कमी 200 गीगावाट थी और 27 अप्रैल को बिजली की कमी 10.3 गीगावाट है। आप इन आंकड़ों में लगातार देख रहे होंगे कि किस तरीके से 26 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में लगातार फासला बढ़ता जा रहा है, डिमांड और सप्लाई के बीच में, आपूर्ति और मांग के बीच में। और ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ करते हुए नहीं दिखना चाहती है, सरकार कुछ करते हुए दिखना चाहती है। रेलवे मंत्रालय चाहता है कि जल्द से जल्द जो कोल के रैक्स हैं वो पहुंचा दिए जाएं और जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए कोयले का, ताकि कोयला की जो मांग है वो थर्मल प्लांट से पहुंच सके। आखिरकार हम सब के लिए ये एक मामला क्यों बहुत मायने रखता है? दरअसल भारत में जो 70% बिजली है वो सिर्फ और सिर्फ कोयले से आती है। बाकी की जो 30% है वो अन्य तरीक़ों से आती है, थर्मल के अलावा, जैसे कि विंड है या सोलर है और बाकी के जो हाइड्रो पावर हैं उनसे। तो सबसे ज़्यादा हमारी निर्भरता कोल के ऊपर है, कोयले के ऊपर है, और उसका संकट भी है क्योंकि आपूर्ति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कमज़ोर हो चुकी है। भारत ने कुछ कदम उठाए थे जिनसे हमारी निर्भरता कोल को लेकर कम हो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की, लेकिन अब धीरे धीरे भारत में भी जो हालात हैं वो ऐसे बने हुए हैं कि मांग ज़्यादा है और कोल की सप्लाई कम है। तो इसी को लेकर है आज का हमारा सवाल इंडिया का। सवाल इंडिया का है कि क्या सावधान आपकी बिजली कटने वाली है और इसकी किल्लत अगले कुछ दिनों के लिए आपको होने वाली है, इसके लिए आप तैयार हो जाएं। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ कार्तिक गणेशन हैं, डायरेक्टर हैं काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के महेश वर्मा जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, प्रोफेसर गौरव वल्लभ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और संजीव झा जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी के थोड़ी देर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महेश वर्मा जी, सबसे जिम्मेदार पार्टी और बड़ी पार्टी आप हैं, केंद्र में आप बैठे हुए हैं। सवाल आपसे सबसे पहले, आपको मौसम और बाकी की चीज़ों की जानकारियां पहले मिल रही होंगी। आप लोगों ने कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? देखिए, कल ही हमारे कोयला मंत्री ने पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त किया कि कोयले की कोई कमी नहीं है। देश में 41 दिन का जो एक स्टॉक है जो कि कोल इंडिया के पास होना चाहिए वो हमारे पास है। जिस राज्य की जितनी जरूरत है वो पूरी भी की जाएगी। एक झूठ का बाजार गर्म करके और इस पे राजनीतिक रोटी सेकने का जो ये काम लगातार राहुल गांधी जी और कांग्रेस कर रही है, ये उससे बाज आए। इस तरह से देश में दहशत पैदा करना ये निहायत ही एक अपराध का एक सरीखा एक कृत्य है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी के लोगों का। अगर इस तरह का कोई संकट है किसी राज्य में तो वो राज्य आगे आए और बताए, ना कि राहुल गांधी इस तरह से ट्विटर और एक हताशा, निराशा और दहशत का एक माहौल तैयार करने की कोशिश करे। ये राजनीति करने का ये कोई मतलब, इस तरह से राजनीति करके वो क्या किस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं राहुल गांधी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह के अफवाह और इस तरह के प्रोपेगेंडा का कोई जगह जो है इस देश में, ठीक है, निश्चित रूप से ये उन्हीं का कल से ये उसी चीज को लेके तो उन्हीं चीजों को लेकर कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल कि केंद्र ने क्या क्या किया। आप राहुल गांधी के पास मुझे भेज देंगे, फिर वल्लभ जी आ जाएंगे, फिर वो राहुल गांधी को डिफेंड करेंगे, बचाएंगे। लेकिन
देखिए, ऐसा नहीं है अभिषेक जी, मैंने जो आप पूछा कह कि रहे आपने हैं, क्या क्या किया, मैं आपको बाहर ये वाला संकट की आहट थी कि नहीं थी? स्पष्ट कर दिया। ये संकट जो है, इसी तरह के संकट अक्टूबर नहीं तो 2021 में, साहब, 28 अक्टूबर राज्यों, अच्छा 2021 ठीक में है, भी यही बात हमारे नहीं साथ कही। कार्तिक गणेशन और साहब राज्य हैं, सरकार वो और राज्य देखिए, आप सरकार दो की अगर राजनीतिक बिजली की व्यक्तियों से इतर अगर भी एक व्यक्ति नहीं हैं नहीं हमारे आप पास। राज्यों ठीक में है बिजली महेश जी, की अगर सुनिए ना, कमी है, बिजली की कहीं महेश जी, संकट है, तो वो राज्यों में बहुत संकट है कोयले सर। की वजह से मैं नहीं है। महाराष्ट्र में बैठा हूँ, कोयले यहाँ की के वजह से नहीं इलाकों है से, यहाँ के इलाकों में बिजली का संकट है। मैंने कानपुर की रिपोर्ट दिखाई है, अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश में बिजली का महाराष्ट्र संकट है, सरकार के बिजली राजस्थान में संकट बिजली का का अगर संकट है। आपके चैनल पे थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो इसका भी खुलासा हो जाएगा कि महाराष्ट्र में बिजली संकट है क्यों। कोयले की वजह से नहीं है, उनके कुप्रबंधन ठीक की है, वजह से है, वो पैसे बिल्कुल, न देने की वजह लेकिन से है। लेकिन एक बड़ी पिक्चर उनके के ऊपर लिए, जो बकाया ठीक है है वो पैसे ठीक है देंगे नहीं, ठीक और है मुफ्त में बिजली बांटते रहेंगे तो फिर होगा क्या, मुझे ये बताइए ना आप। ठीक है, वो उसके लिए मैंने संजय झा को बुलाया था, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो सबसे ज्यादा फ्री बिजली की हिमायत करने वाले पार्टी हैं। कार्तिक गणेशन जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या जिस तरीके से बीजेपी या केंद्र की सरकार, आप भले राजनीति पर टिप्पणी ना करना चाहें, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या उस तरीके से इंतजाम हम देख पा रहे थे कि कोयले का संकट होने वाला है? ऐसा तो है नहीं कि ये पहले नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि केंद्र ने कुछ करने की कोशिश नहीं की। क्या आपको ये लगता है कि ये मैन मेड क्राइसिस है या दूरंदेशी की कमी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखेंगे, ये जो कोयले की शॉर्टेज के बारे में बात होती रही है, ये लगातार मार्च में 13 तारीख से लेके जो कोयले की जो स्टॉक थी पावर प्लांट्स में, वो कम होते आ रही है। तो पूरा देश इसको ट्रैक कर रहा है, कोयला मंत्री भी इसको ट्रैक कर रहा है, पावर मिनिस्ट्री भी इसको ट्रैक कर रही है। तो पर गिरते आ रही है, गिरते आ रही है, अभी तक ऐसे लेवल पे नहीं पहुंची है कि बिजली की खपत नहीं हो सकती, बिजली का जनरेशन नहीं हो सकता। पर ये प्रॉब्लम है कि उनको अपना स्टॉक बनाए रखना है। और ये जो प्रॉब्लम है पूरे वैल्यू चेन में है। जो अगर आप देखेंगे स्टेट्स में, बिजली वितरक कंपनी जो है वो अपने ग्राहकों से वो जो कंज्यूमर फी जो है वो नहीं निकाल पाते, वह जो बिजली का बिल जो है, भुगतान जो होता है वो नहीं होता है। उसके वजह से वो पावर प्लांट जो उत्पादन जो करने वाले प्लांट हैं उनको पैसे नहीं दे पाते, और पैसे नहीं वो नहीं दे पाते तो वो कोयला सीआईएल को पैसे नहीं दे पाते। तो इसके वजह से कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कोयला जो रहना चाहिए ताकि वो स्टॉक बने रहे, वो नहीं होता है। क्योंकि सीआईएल क्यों सप्लाई करते रहे जब कोई पैसे नहीं देता है? तो इसका प्रॉब्लम जो है अल्टीमेटली ये जो है ये स्टेट्स पे पड़ता है। और स्टेट्स को अगर ये वैल्यू चेन को वो अगर सुधार नहीं सकते, और कंज्यूमर से अगर वो जो उनका जो मंथली बिल है उसको निकाल नहीं सकते, ये सिचुएशन बदल नहीं सकता। ठीक है, ये हर कुछ महीने ये होते रहेगा और हम इसी सिचुएशन से रहेंगे। बट फर्क ये है, वैसे मैं ये कहूंगा कि गुजरात में भी ये हो रहा है। गुजरात में भी सप्लाई आउटेजेस हो रहे हैं, ना कि ये किसी स्पेसिफिक स्टेट्स में। पर एक फाइनल में बात करना चाहूँ। बिल्कुल नहीं, हमारे पास हर दिन का डेटा आ रहा है, हमारे पास डेटा आ रहा है हर दिन का। हमारे साथ गौरव जी भी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, आपके नेता ने, सबसे बड़े नेता ने ट्वीट किया है कि राज्यों को आप ऊपर आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ठीक है, केंद्र की सरकार राज्यों पर जिम्मेदारियां डाल रही है, लेकिन आप लोग ने भी क्या, जो सेंटर ने, केंद्र ने माइनिंग रिफॉर्म्स लेके आई थी, उनका विरोध नहीं किया था क्या? क्योंकि मसला तो ये भी है कि कोयले के ऊपर हमारी निर्भरता तो बनी रहने वाली है, वो एकदम से तो खत्म हो नहीं सकती है झटके से। तो आप वहां पर केंद्र के जो इतने भी प्रयास हैं वहां पर उनका विरोध करेंगे, और यहां पर आकर आप करेंगे कि राज्यों के ऊपर आप ये ठीकरा मत फोड़िए, कोल की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र की है। अभिषेक जी, जो बिजली संकट है वो मैन मेड मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन के कारण ये बिजली संकट हुआ। देश में कोयला है, देश में बिजली बनाने के संयंत्र है, पर बिजली बनाने के जो प्लांट है उनके पास कोयला नहीं पहुंचता। और मैं आपको जो भी डाटा दे रहा हूँ सरकारी डाटा देता हूँ। 72,074 मेगावाट के जो पावर प्लांट है वो आज बंद पड़े हुए हैं देश में 173 पावर प्लांट में से 106 पावर प्लांट के पास पर्याप्त कोयला नहीं है। मतलब 61% पावर प्लांट के पास पर्याप्त कोयला नहीं है। देश में कोयले की मांग रोजाना की 22 लाख करोड़ है, जबकि आपूर्ति 16 लाख करोड़ हो रही है टन। ठीक है, मैं आपको सरकारी आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा ठीक करता हो जाता हूँ कि 50 थर्मल पावर प्लांट ऐसे हैं सिर्फ जिनके पास 10% से कम है, जो क्रिटिकल मार्क में पहुंच चुके हैं, और 100 प्लांट जिसको आप 106 कह रहे हैं उनके पास 25% तक है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि ये स्थिति नई है।
जब आपकी भी सरकारें थीं तब भी 1 से 5 दिन 4 दिन, और ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के वक्त में अकेले बिजली की जा रही है, नहीं, सरकारें जिनकी भी रही है बिजली तब भी जाती थी और अब नई सिरे से जा रही है। और बिजली के मामले में बीजेपी ने अपना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया था पहले, ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं बनाया। अभिषेक जी, समस्या क्या है? कोयला है और पावर जनरेशन प्लांट है, पर पावर जनरेशन प्लांट के पास कोयला नहीं है। और आज सुबह का एनर्जी एक्सचेंज का डाटा लाया हूं, सुबह 11:15 बजे का, आज का 16,035 मेगावाट की डिमांड है और भारत सरकार आपूर्ति करती 2,304 मेगावाट। और किस रेट पर अभिषेक जी? 12 रुपए प्रति यूनिट पे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पूर्वानुमान ही नहीं लगाया कि किस दिन कितनी बिजली होगी। आपको, मुझे, सबको पता कल टेम्परेचर क्या होगा, उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है, पर भारत सरकार के मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को समय नहीं है इन सब चीजों की। ठीक है, उसके लिए महेश वर्मा जी के पास आएंगे। लेकिन मेरा जो बड़ा सवाल है संजीव जी, आपको मैं याद कर ही रहा था कि आप लोगों ने दरअसल बिजली को एक पॉलिटिकल कमोडिटी में बदल दिया। वैसे पहले से भी बदला हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिजली की चोरी जो है एमएलए या विधायक, मंत्री या सांसद अपने इलाकों में नहीं कराते हैं, वो कराते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको उसके बदले में वोट चाहिए है। लेकिन आप लोग तो खुलेआम कहते हैं कि जी फ्री बिजली या हम सब्सिडाइज बिजली देंगे। लेकिन जब बिजली का एक जो सप्लाई चेन है, आप अगर अपने उपभोक्ता से नहीं लेंगे, जिसका और इशारा कर रहे हैं कार्तिक गणेशन कि आप अगर उपभोक्ता से नहीं लेंगे, और वो ऐसी फ्री बिजली तो नहीं है, मतलब वो हवा जैसी फ्री चीज तो है नहीं, उसको जनरेट करना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारियों से कहां, आप लोगों की वजह से भी तो ये समस्या बढ़ रही है। आपके प्रतिस्पर्धा में, होड़ में बीजेपी और कांग्रेस वाले भी फ्री देने के लिए ऐलान करते हैं। नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ये बेतुका सवाल है। मुझे लगता है कि जब हम सब्सिडाइज बिजली दे रहे हैं तो पावर जनरेशन कंपनी को हम उसको उचित पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम सब्सिडाइज रेट पर जनता को दे रहे हैं तो पावर जनरेशन कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा, वो सरकार उसको दे रही है। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो क्राइसिस है ये क्रिएटेड क्राइसिस है, और मुझे लगता है ये क्रिएटेड क्राइसिस इसीलिए है कि एक तरफ आपको कोयले की रेट को बढ़ाना है आपको। अब देखिए, आनन फानन में सभी कंपनियां, सरकार कोयले खरीदेगी तो किसी भी रेट पे खरीदेगी। तो मुझे लगता है ये जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है ताकि क्राइसिस मैनेजमेंट में आप परचेज करें और फिर उसमें भ्रष्टाचार हो। मुझे लगता है कि गर्मी में पीक टाइम होता है और बिजली कंजम्पशन ज्यादा होता है। क्या सरकार इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकती है? और नहीं लगा सकती सरकार, इसका मतलब गंभीर नहीं है इन मुद्दों पे। तो मुझे ये लगता है कि आपका कंजम्पशन क्या है, लास्ट ईयर कंजम्पशन किया था, एवरी ईयर आपके 10% इंक्रीज कंजम्पशन होगा, उसी के हिसाब से आप स्थायी व्यवस्था करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोयला नहीं है, पावर जनरेशन को जहां हो रहा है उस वहां तक कोयला नहीं पहुंच पा रही है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। कार्तिक गणेशन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं कि ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए पॉलिटिकल कमोडिटी नहीं है, हम तो जो है जनता को जन कल्याण के लिए सस्ती बिजली या फ्री बिजली दे रहे हैं, और उसके बदले में हम पावर जनरेटर्स को तो पैसा दे रहे हैं, डिस्कॉम्स को पैसा दे रहे हैं। तो क्या दिक्कत है आपको? दिल्ली स्टेट की जो आर्थिक स्थिति है वो इसके काबिल है कि वो जनता को 3,000 करोड़ की जो फ्री बिजली है, जो सपोर्ट जो देती है, सब्सिडी, वो दे पाए। हर स्टेट की स्थिति ऐसी नहीं है। वो भी मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में जो है GK2 में रहने वाले रेजिडेंट को सब्सिडी की क्या जरूरत है? अभी के टाइम पे अगर हमारे मिनिस्टर यहाँ पे कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में और मेट्रो की बिजली सप्लाई जो है घट सकती है, क्या ज्यादा पैसे देके दिल्ली सरकार हॉस्पिटल्स और मेट्रो को बनाए नहीं रख सकती? वही सब्सिडी क्यों GK2 में रहने वाले लोगों को जाने चाहिए? राइट, मैं मानता हूँ कि दिल्ली में हो सकता है, पर कई सारे स्टेट्स में नहीं हो सकता। जैसे अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की देखें या सेंट्रल में कोई भी स्टेट, वहां पे नहीं हो सकता। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं जवाब दे दूं बीजेपी की बात। देखिए, जब हम कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली में आधे रेट पे बिजली देना पड़ेगा, जिससे पावर सेविंग होती है। लोग चाहते हैं कि हमारा खर्चा तो उसमें ज्यादा ना हो, तो उल्टा इससे हमें फायदा होता है कि पावर का मिसयूज लोग नहीं करते, बिजली का मिसयूज लोग नहीं करते। तो मुझे ये लगता है कि हर वो लोग जिनको हमने 400 यूनिट का ब्रैकेट को पार ना करें, ये कोशिश होती है। तो इससे सब बिजली की सेविंग होती है ना, फिर हम बाकी जगह लोगों को बिजली दे पाते हैं। ये सबको करना चाहिए। और रही बात कि आज सबसे ज्यादा जरूरत जिसको है, सरकार उसके साथ खड़ी है, ये तो सबको सीखना चाहिए।
और हम उसकी भी चिंता करते हैं जो जीके में रह रहे हैं, हम उनकी भी चिंता करते हैं जो झुग्गी में रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे आप बस एक छोटा सा सवाल, फिर मैं महेश वर्मा जी के, आप लोगों ने स्मार्ट मीटर का टारगेट कितना अचीव किया है, उसको लेकर अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो संजीव जी? नहीं, एग्जैक्ट कोई आंकड़ा तो मैं अभी इस वक्त नहीं दे पाऊंगा कि बेसिकली हमने उस स्मार्ट मीटर का कितना आंकड़ा हम कहां तक पहुंच पाए हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा भी मेरे पास नहीं होगा। पर स्मार्ट मीटर से कुछ नहीं होने वाला अभिषेक जी, आपको मैं स्मार्ट मीटर की ओर देखिए जी। हाँ, मुझे बताइए कार्तिक गणेशन जी, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्मार्ट मीटर को सरकार, बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है वो पुश कर रही है कि उसके जरिए हम ये जो गैप है जो जिसकी वजह से हमारी बिजली कट रही है कि उपभोक्ता पैसा नहीं दे रहा है, वहां पे जो समस्याएं हैं उनको हम कम कर पाएंगे। जी गौरव जी, आपके पास भी आज के टाइम पे भी हम पता कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कौन बिजली का पैसा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, फिर भी उनका कनेक्शन रोका नहीं जा रहा, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकली डिफिकल्ट सिचुएशन है। पावर सिचुएशन को सुधारना स्मार्ट मीटर से नहीं होगा। ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बिजली का खपत कब होता है, क्या उनका डिमांड को शिफ्ट किया जा सकता है, वो देखा जा सकता है। पर स्मार्ट मीटर से रिमोटली कोई भी बिजली की सप्लाई को कटने वाला कोई भी नहीं है, तो वो नहीं होने वाला। तो इससे वजह से मैं कह रहा हूं कि उसके सप्लाई की सिचुएशन उससे बेहतर होनी होने वाली। और हमें ये देखना होगा कि स्मार्ट मीटर से बस यही होगा कि हम बिल उनको ठीक तरह से सही समय पहुंचा सकते हैं, और कंज्यूमर ये भी जान सकता है कि मेरा खपत जो है कैसे बढ़ रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस, ना कि वो किसी बिलर के इंटरवेंशन से कुछ चेंज ना हो जाए, उतना ही है। ठीक है। महेश जी, आप लोग इसको एक तरीके से रामबाण औषधि की तरह पेश भी कर रहे हैं, टारगेट है केंद्र की सरकार के भी कि भाई स्मार्ट मीटर लगाइए, राज्य उस तरीके से कर भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो सारे लोग पूछ रहे हैं आपसे कि आप लोग पहले क्यों नहीं देख पाए कि मौसम बदलेगा, मौसम बदल रहा है, और ये भी कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां भी इस समय आपके साथ नहीं है, तो ये जो सप्लाई आप आखिरी वक्त में बढ़ा रहे हैं, ट्रेन सारी चीजें आखिरी वक्त में कर रहे हैं, ये आप पहले कर लेते हैं? नहीं, ये लगभग अभिषेक जी 38% डिमांड जो है ना इंक्रीज की है, और हमारी आत्मनिर्भरता जो है बिजली को लेकर जो है देश में, वो बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि हम कोई फेक बात कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो जो सोलर एनर्जी है, जो क्लीन एनर्जी है, उसको हमने बढ़ावा दिया। उसके कारण जो राज्य सरकारें हैं जो अपने सरकारी कार्यालयों में उन्होंने शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो है ये देखिए कि दिल्ली में जहां 23% भी इसको अपनाया नहीं गया, उसके कारण भी आज जो है निर्भरता जो है उस चीज पे ज्यादा है जिसको लेकर आज हो हल्ला हंगामा किया जा रहा है। अब बात दूसरी ये आती है कि मुझे जो ये गौरव वल्लभ जी बड़े चीख के कह रहे हैं, एक राज्य ऐसा बता दें जहां कोयले की कमी से उस राज्य ने ये कहा कि हमने कोयले की डिमांड करी और कोयले की वजह से यहाँ थर्मल पावर नहीं चल रहा और बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित हो रही है। ऐसी कोई घटना इस देश में नहीं घटी है जिसको लेकर ये बवाल काटा जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको बहुत प्रमाण के साथ ये बात बता रहा हूं कि 1,23,000 करोड़ रुपया राज्य सरकारों पे बिजली कंपनियों का बाकी है। इसके लिए क्या गौरव वल्लभ जी और कांग्रेस जिम्मेवार है क्या? ये पैसा जो है ना देने की वजह से 85% से कम कैपेसिटी में जो है थर्मल पावर काम कर रहे हैं। उनके पास रॉ मटेरियल के पैसे नहीं होते हैं। ये जहां बिजली उत्पादन होता है उसके जो खरीदार हैं ले लेते हैं, उसको आगे फ्री में दे देते हैं। देने के बाद जो है उसके बाद अंगूठा दिखाते फिरते हैं। अब अंगूठा जब आप दिखाएंगे तो आपको बिजली मिलेगी या आपको ये इसी तरह का अंधेरा मिलेगा जिस तरह का अंधेरा अब प्लानिंग की जा रही है। अब आ जाइए हमारे भाजपा शासित राज्यों को लेकर, जहां पे हमने अपनी सोलर एनर्जी की जो है वो कमोवेश हमने अच्छे तरीकके से राज्यों में जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया और हमारी निर्भरता जो है बिजली की वो कम हो गई इस तरफ। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। देश की स्थिति में तो आप देखिए 70% आप कोयले के ऊपर ही निर्भर हैं। गौरव वल्लभ जी आपको जोड़ना चाह रहे थे और मेरा आपसे भी सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपने अभी तक दिया नहीं है कि केंद्र ने जो माइनिंग रिफॉर्म्स लेके आ रही थी उसके आप विरोध में क्यों हैं? आपको पता है कि अभी फिलहाल तो हमें घरेलू कोयले पर ज्यादा निर्भर होना होगा और अगर उसमें कुछ कमी बेशी है तो उसको ठीक है, उसके खिलाफ बात हो सकती है,
लेकिन मसला तो ये है कि हम कैसे निकलेंगे इस क्राइसिस से बाहर। अभिषेक जी, तो ये अभी का जो बिजली संकट है ये मिसमैनेजमेंट का संकट है। कोयला पड़ा है कोयल माइंस के पास, पर पावर स्टेशन में वो कोयला नहीं है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के सज्जन ने कहा कि गौरव वल्लभ जी कुछ बोल रहे थे। जेंटलमैन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोयले का संकट नहीं है तो एडिशनल ट्रेन क्यों चला रहे हो? तो आप खुद ये मान रहे हो कि कोयले का संकट है। आपकी मेरे कांग्रेस की सरकारें छोड़ दी। नहीं सर, डिमांड का संकट भी तो हो सकता है गौरव जी, लेकिन मुझे आपसे भी पूछना है कि क्या ये क्या ये नहीं है कि बिजली की डिमांड ज्यादा है इस वक्त में? तो अभिषेक जी, बिजली की डिमांड को प्रेडिक्ट करने के लिए कोई रोबोटिक साइंस की जरूरत नहीं है। मई में और ज्यादा डिमांड आएगी, 2.2 लाख मेगावाट की डिमांड आएगी। और मई में ऑरेंज अलर्ट है आधे से ज्यादा देश में। मई महीने में, अप्रैल के लास्ट वीक में सबको पता था कि भीषण गर्मी पड़ेगी, पर प्रधानमंत्री जी और इनके बिजली कोयला मंत्री कौन है? मैं गारंटी देता हूं महेश जी को भी नहीं पता होगा कि बिजली मंत्री कौन है। बताइए महेश जी, बिजली मंत्री कौन है? बताइए देश के बिजली मंत्री कौन है? बताइए। नहीं, देखिए गौरव वल्लभ जी, देखिए ये जीके का जो सवाल है ना, ये आप दूसरी जगहों पर करिए, क्योंकि देखिए मैं जीके के सवाल पूछूंगा तो हो सकता है आप भी लहरा जाए। देखिए हमारे जो 4 मेहमान हैं और मैं 5वां जो इस डिबेट को कर रहा हूँ। ये बताता है कि देश में लोगों को नहीं पता। अब इनसे मैं देश के मंत्री नेता को करते ही नहीं है कि इस देश में के मंत्री, कोयला के मंत्री, थर्मल पावर प्लांट एक साथ बैठ, ये जो इनका नेता ट्वीट कर रहा है और ये जो बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग है। ये सवालों के जवाब की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम है। इनका नेता कह रहा है कि कोयले की कमी की ये प्रॉब्लम है। पहले दोनों आपस में कर लो इस बात को। आप सही कह रहे हो। आप ये दिल्ली में क्या करें, ये तय कर लो। कोरोना का मिसमैनेजमेंट राज्य जिम्मेवार है। आप मुझे आईना मत दिखाओ। मैंने 25 साल पत्रकारिता करी है। आप मुझे आईना दिखाओगे। बिजली संकट में देश का कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ये आपको जो है शोभा नहीं देता। आप जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। पहले राहुल गांधी वो जो ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं कह ही रहा था कि सही कौन बोल रहा है। ठीक है गौरव वल्लभ जी, आपके आने के पहले मुझे ये खतरा पूरा था कि आप जीके के सवाल फेंकेंगे, ठीक है ना, और ये खतरा सही साबित हुआ, ठीक है। लेकिन देखिए सवाल आप पूरी डिबेट को जो है डिरेल, अगर ये तो दरअसल सत्ता पक्ष के लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन आप ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ये बताना चाहता था अभिषेक जी कि देश के बिजली मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोयला मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी नहीं है कुछ। ये अपराध है, रैट की व्यवस्था की गई, देश को क्यों नहीं समय पर कोयला उपलब्ध कराया? आप स्वीकृति स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों नहीं दिया जा रहा? 72,074 मेगावाट के प्लांट, देखिए ये बिल्कुल गौरव जी, अगली बार आपको जब मेहमान बुलाएंगे तो महेश वर्मा जी भी आए और फिर बाकी के जो 2 मेहमान हैं उनका वक्त भी आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कार्तिक गणेशन, और भी मसलों पर बात हो सकती थी लेकिन हम नहीं कर पाए, वक्त ब्रेक का है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी आपका, वल्लभ जी आपका और संजीव जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है। देश के कई राज्य बिजली के संकट से जूझ रहे हैं और इसमें पंजाब भी शामिल है। पंजाब में किसानों को बड़ी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के बिजली मंत्री घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए किसान संगठन आज भरी गर्मी में पहुंचे हुए थे। झुलसती गर्मी के बीच पंजाब में 12 से 16 घंटे तक की अघोषित कटौती चल रही है, जिससे लोग परेशान हैं। जिसके चलते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने आज बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के घर के बाहर प्रदर्शन किया। अमृतसर के साथ फिरोजपुर, फरीदकोट और संगरूर में भी प्रदर्शनों की खबर है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक बिजली मंत्री बिजली की रेगुलर सप्लाई का भरोसा नहीं देंगे तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। और केंद्र की सरकार कुछ करते हुए दिखना चाहती है, इसलिए कोयले की आपूर्ति के लिए उसने 42 पैसेंजर ट्रेनों को, यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कोयला ट्रेनों को ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, जल्द से जल्द प्लांट तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
इस समय जो मांग है बिजली की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते कोयले की सप्लाई के लिए ये व्यवस्था करनी पड़ रही है। और आज 42 जो ट्रेनें रद्द की गई हैं उनमें 34 ट्रेनें साउथ ईस्ट सेंट्रल की हैं, जबकि 8 उत्तर रेलवे की हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जब तक थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की दिक्कत रहेगी तब तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी, यात्रियों को परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे ने इन रूट्स की दूसरी ट्रेनों में यात्रियों को एडजस्ट किया है। लगेगा और ऐसे में पैसेंजर से, यात्रियों से सहयोग, सारे लोगों से अनुरोध है कि वो संयम बरते रहें और जो अल्टरनेटिव ट्रेनें हैं उससे यात्रा करें और कोई भी असुविधा न हो उसके लिए हम लोग पूरा ध्यान रखें। पंजाब के पटियाला में शिवसेना की ओर से निकाले गए खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए और इसको लेकर पटियाला में हालात इतने ख़राब हो गए कि आमने सामने लड़ने लगे लोग और तलवारें लहराने लगे। कई सिख संगठन और हिंदू कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवा में गोली चलानी पड़ी। पंजाब के पटियाला शहर में आज उस वक्त स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण हो गई जब शिवसेना नाम के एक संगठन ने एंटी खालिस्तान नाम का एक मार्च निकालने की घोषणा की। 29 अप्रैल के दिन के बारे में उन्होंने पहले से भी घोषणा कर रखी थी कि वो खालिस्तान के खिलाफ एक विरोध मार्च अपना शुरू करेंगे। इसके खिलाफ कुछ सिख संगठन जो हैं उन्होंने भी ये घोषणा की थी कि अगर ये लोग खालिस्तान के खिलाफ ऐसा मार्च निकालेंगे तो वो भी इसके विरोध में एक मार्च निकालेंगे। हालांकि इसकी जानकारी लोकल प्रेस और पुलिस प्रशासन को भी थी, लेकिन ये मार्च निकला भी और जब ये पटियाला के काली माता मंदिर के पास पहुंचा तो दोनों ही गुटों में बहसबाजी हुई, नारेबाजी हुई, जिसके बाद पथराव भी हुआ। पथराव के बाद पुलिस को जब लगा कि मामला ज़्यादा संगीन हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है, तो वहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती हुई। खुद पटियाला के एसएसपी जो है नानक सिंह वो वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर हवाई फायरिंग भी की गई ताकि दोनों गुट के लोगों को अलग अलग किया जाए या तितर बितर किया जाए। थोड़ी देर के मशक्क़त के बाद इन लोगों को वापस भेज दिया गया। कुछ लोग अभी भी पटियाला के काली माता मंदिर के बाहर जो श्रद्धालु हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। फव्वारा चौक जो पटियाला शहर का फेमस लैंडमार्क है वहाँ पर भी कुछ नौजवान अभी भी अड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन का कहना है कि एक पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई जा रही है जिसमें पटियाला की जो डिप्टी कमिश्नर है साक्षी शानी वो वहाँ पर होंगी और लोगों से बातचीत करके अमन शांति की बहाली की पेशकश करेंगी या उनसे गुजारिश करेंगी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंजाब में पिछले कई महीनों में या अगर देख लें कि पिछले 5-7 सालों में पंजाब में अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं तो वो विरोध प्रदर्शन सिर्फ बेअदबी की घटनाओं को लेकर होता था। किसी दो समुदाय या किसी दो गुट में कभी झगड़ा नहीं होता था अगर पिछले 5-7 साल की बात करें। लेकिन आज की जो घटना है वो ज़रूर चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए भी है कि जब लोकल प्रेस को वहाँ पर के पत्रकारों को ये जानकारी थी, शायद वहाँ पर प्रेस रिलीज भी दिया गया था इन संगठनों की तरफ से, तो उसके बावजूद इन संगठनों को मार्च निकालने की इजाज़त क्यों दी गई। प्रशासन के कुछ लोगों का कहना है कि इनको इजाज़त नहीं थी फिर भी मार्च निकाला गया। तो सवाल ये भी बनता है कि जब इतनी सूचना थी, इतनी जानकारी थी और जब ऐसे इंटेलिजेंस एजेंसीज, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, CID को इन सब चीज़ों की जानकारी होती है, उनको आभास भी होता है कि क्या ऐसे मार्च निकलने पे कुछ झगड़ा या झड़प हो सकती है, तो वो ज़रूर इसकी रिपोर्ट अपने आला अधिकारियों को देते हैं। तो ऐसी जानकारी होने के बावजूद अगर मार्च को अलाउ किया गया, इजाज़त दी गई निकालने की इस प्रोटेस्ट को, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में या ज़िला प्रशासन में ये देखना होगा कि अब आगे की कार्रवाई क्या करती है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आज पथराव किया, तलवार दिखाए। मंदिर के परिसर के अंदर से भी पथराव हुआ, उसकी भी फुटेज आई है। सड़क पर भी लोगों ने पथराव किया है, उसकी भी फुटेज आई है। पुलिस के सामने ये सब होता रहा। हालांकि बाद में माहौल को कंट्रोल तो कर लिया गया, लेकिन ज़रूर ये देखना होगा कि पुलिस इन सब मामलों में क्या एक्शन लेती है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को आखिरकार राहत मिल गई है, उन्हें जमानत मिल चुकी है। अब दोनों मामलों में पहले उन्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था असम पुलिस की तरफ से। बाद में उन्हें असम के पुलिस अधिकारियों के साथ बदसलूकी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया।
अब उन्हें दोनों मामलों में इजाज़त मिल चुकी है बाहर निकलने की, जेल से बाहर आने की, और जल्द ही वो निकल सकते हैं। इस पूरे मामले में और रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे साथी रतनदीप। गुजरात के दलित नेता और गुजरात असेंबली के एमएलए जिग्नेश मेवानी को बेल ग्रांट हो गया है। जो बरपेटा के सेशन जज कोर्ट हैं वहां से उनको बेल हो जाने की खबर हम तक आई है, और उनके जो लॉयर्स थे उन्होंने एक फ्रेश पिटीशन मूव किया था बरपेटा जो सेशन जज कोर्ट है कल, और इसके ऊपर आर्गुमेंट हुई, मगर जज ने जो ऑर्डर है उसको रिजर्व रखा था। मगर आज अभी जो कोर्ट सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है कि उनको बेल ग्रांट कर दिया गया है, तो इसके चलते जो बरपेटा ज़िले के बरपेटा रोड पुलिस स्टेशन में जो उनके विरुद्ध जो केस दर्ज किया गया था, जिसमें कि उनके विरुद्ध ये आरोप था कि उन्होंने एक लेडी पुलिस कांस्टेबल को अटैक किया था और आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के चार्जेस भी थे। उस केस के संदर्भ में अब उनको बेल ग्रांट होने की बात हमें अभी कोर्ट सूत्रों के मुताबिक मिल रही है। कुछ देर के अंदर ही जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो भी निकल जाएगा, और इसके साथ साथ ही उनको 1000 रुपये के पीआर बॉन्ड में रिलीज़ किया जाएगा। तो शाम तक जो यहाँ पे बरपेटा सदर पुलिस स्टेशन है वहाँ से उनकी रिहाई होने की गुंजाइश रखी जा सकती है। मगर इसके चलते एक बात कहना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पिछले 9 दिनों से जिग्नेश मेवानी जो कि यहाँ पे असम में पुलिस कस्टडी में है, उनको 20 अप्रैल को रात को गुजरात से अरेस्ट करके कोकराझार पुलिस असम में लाई। पहले उनके विरुद्ध एक ट्वीट के संदर्भ में एक केस लिया गया था। वो केस जो कंप्लेनेंट थे वो बीजेपी के कोकराझार के एक नेता थे। उस केस में 25 तारीख को उनको बेल मिली, मगर जैसे ही उनको बेल मिली कोकराझार कोर्ट जेल से जब उनके छूटने की वक्त में फिर से बरपेटा पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। ये जो दूसरा केस था इसमें, तो उनके जो लॉयर्स हैं अभी भी उनके साथ भी हमारी बात हुई है, वो थोड़े एप्रीहेंसिव हैं कि अब जब बेल मिला है इस केस में कि क्या उनको फिर से कोई नए केस में हिरासत में लिया जाएगा कि नहीं, इस बात को लेके एप्रीहेंसिव है लॉयर्स। मगर अब तक जो खबर है लॉयर्स के पास कि उनके विरुद्ध नया कोई केस अब तक यहाँ पे होने की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। तो देखना पड़ेगा कि उनकी रिहाई कब होती है और उनके रिहाई होने के बाद इसके बाद क्या सिचुएशन रहता है।